नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण एवं विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण को समझेंगे। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में एलपीजी मॉडल बोला जाता है। एलपीजी मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। साथ ही साथ इसको 1991 के नए आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ये एलपीजी मॉडल है क्या चीज़। सर्वप्रथम हम इसके प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं कि एलपीजी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, है ना, किस सिचुएशन में आया। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटना है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी अपने चरम पे थे। इस स्थिति से निकलने के लिए उस समय के सरकार द्वारा नियोजित विकास पर बल दिया गया और 1951 में देश में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए योजना बनाकर संबंधित क्षेत्र का विकास किया जाता रहा है। पंचवर्षीय योजना की धारणा मुख्य रूप से रूस से लिया गया था, जिसके अंतर्गत समाजवादी ढंग से देश के विकास पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत देश के सब कुछ सरकार के हाथों में था, अर्थात निजी कंपनी देश के अंदर नहीं आ सकता था, और जो निजी कंपनियां थे उनकी संख्या बहुत कम थी। अगर हम 1951 से 1991 तक की अवधि को देखें तो पता चलता है कि इस बीच देश में कुछ हद तक विकास हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध से देश का आर्थिक विकास प्रभावित भी हुआ। इस अवधि के बीच देश में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिससे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। फिर भी देश उस विकास दर तक नहीं पहुंच पाया जिस दर की आवश्यकता थी। चूंकि सरकार सामाजिक विकास की प्राथमिकता पर कार्य कर रही थी, इसलिए देश के अंदर पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और 1991 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया। आयात बढ़ने के कारण देश के भुगतान संतुलन बहुत बिगड़ चुका था, जिसके चलते देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। विदेशी मुद्रा की देनदारी बढ़ने के कारण भारत के पास उस समय मात्र 15 दिनों के भुगतान हेतु ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी आदि जैसे संस्थाएं भारत को ऋण देने हेतु तैयार नहीं थे। देश के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र घाटे में चल रहे थे, जिससे देश में कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इसलिए उस समय जो हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत के ऊपर वैश्विक दबाव बढ़ रहा था कि भारत अपने विकास नीति बदले, नियोजित एवं नियंत्रित विकास नीति के स्थान पर उदारवादी विकास नीति को अपनाए। तभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत का सहयोग करेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को देश में लागू किया। अब यहाँ देखते हैं हम कि नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम है क्या, उसका अर्थ क्या है ना। तो
नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम का अभिप्राय जुलाई 1991 के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों एवं परिवर्तनों से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार कर उत्पादन एवं कुशलता में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को गति देना एवं देश को आर्थिक संकट से बाहर लाना रहा है। भारत में नए आर्थिक सुधार का यह कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। इसलिए इसे 1991 के नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम या 1991 के नए आर्थिक नीति या एलपीजी मॉडल के साथ साथ राव मनमोहन सिंह मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य, तो इसमें हम उद्देश्य को देखते हैं तो बहुत से ऐसे इसके उद्देश्य हैं, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारवादी नीति अपनाना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। तीसरा, विदेशी निवेश को बढ़ाना। चौथा, उत्पादन हेतु नए तकनीकों का प्रयोग करना। कृषि में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना। व्यापार नीति, मौद्रिक नीति एवं राजस्व नीति में परिवर्तन करना। और है राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना। अगर हम नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम को और अच्छे से अगर समझना है तो बेसिक यहाँ से हमारा चालू होता है इसमें। तो नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के 3 भाग हैं। पहला उदारीकरण, जिसको हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा निजीकरण, जिसको प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों का इंग्लिश नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है LPG, इन तीनों को मिलाकर हम LPG मॉडल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधा करे सरकारी नियमों तथा अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना अथवा नियमों को उदार बनाना ही उदारीकरण है। यह उदारीकरण कहलाता है। इस नीति के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए नियमों को शिथिल किया गया, जिससे निजी क्षेत्र देश की आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। उदारीकरण नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किया गया, जिसमें पहला, नई औद्योगिक नीति की घोषणा। तो इस नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई, जिसमें निम्नलिखित या बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जिसमें पहला अगर हम समझें तो सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक परियोजनाओं के लाइसेंस को समाप्त या लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उद्योगों को 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, अर्थात बाकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु खोल दिया गया। और अगर हम नेक्स्ट और देखें तो व्यापारिक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, व्यापार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या इसका एक MRTPA है ना, MRTP, इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये इसका फुल फॉर्म है ना। अगर हिंदी में बोले तो व्यापार एकाधिकारात्मक व्यवसाय प्रबंध, जो उस समय लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। और अगर हम देखें तो नए उद्योगों की स्थापना हेतु बहुत ही उदार नीति अपनाया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा राजकोषीय नीति में सुधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1990 से 91 में GDP के 8.4% था, इसको क्रमशः कम करना
इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए बहुत से ऐसे काम किया गया, जैसे सार्वजनिक व्यय में नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि हेतु उचित कदम उठाया गया। केंद्र तथा सभी राज्यों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने को कहा गया। राज सहायता आप सब जानते हैं, सब्सिडीज में कमी लाना। फिर तीसरा है मौद्रिक नीति में सुधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने तथा भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रतिबंधित मौद्रिक नीति रखने पर सहमति बनी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कीमत नीति में सुधार। तो इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम, उर्वरक जैसी वस्तुओं के प्रशासकीय मूल्यों में वृद्धि किया गया तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया गया। बाजार की शक्ति मतलब सब जानते हैं, मांग और पूर्ति, है ना। तो ये इसके उदारीकरण नीति के अंतर्गत ये सब कार्य किए गए। अब देखते हैं दूसरा निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या है। सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वामित्व एवं प्रबंधन में चल रहे उपक्रमों को निजी स्वामित्व को देना निजीकरण कहलाता है। कोई भी सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र में दो प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेचकर। तीसरा देखते हैं वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है? किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत या वैश्वीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृतियों का वैश्विक एकीकरण हो जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण हो जाता है और पूरा विश्व एक गांव के समान प्रतीत होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद देश की कंपनियों के कार्य क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र दोनों में विस्तार होता है। सर्वोत्तम प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की मांग वैश्विक स्तर पर होने लगता है, जिससे प्रतियोगिता बढ़ता है और देश विकास करने लगता है। निष्कर्ष, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 1991 की औद्योगिक नीति का अगर हम निष्कर्ष करें या पूरा हम इसके एलपीजी मॉडल का ही निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, निवेश, राजस्व, विदेशी व्यापार आदि क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए और इसका परिणाम आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक रहा है। ठीक है, तो इस पीपीटी में इतना ही, या जो एलपीजी मॉडल इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने का। तो दोस्तों धन्यवाद।